तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं ना, तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं? एक तो एप्लीकेबल होता है टोपा। टोपा क्या बताता है? मैनर ऑफ ट्रांसफर, कि आप कितने कितने तरीके से, भांति भांति और भिन्न भिन्न प्रकार से प्रॉपर्टीज का क्या कर सकते हो? ट्रांसफर। दूसरा होता है हमारा इंडियन स्टाम्प एक्ट, एंड कौन सा? रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि ये बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की है उसके रिलेशनशिप में फॉर्मेलिटीज में क्या कंप्लाई करना है, उस पर इंडियन स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली स्टाम्प देना है कि नहीं, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है। तो टोपा तो ये बताता है कि ट्रांसफर कैसे होगा, कि हम इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उस ट्रांसफर में फॉर्मेलिटीज क्या है, वो फॉर्मेलिटीज किसके द्वारा बताई जाती है? इंडियन स्टाम्प एक्ट एंड। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है आपने, तो ये एक्ट बोलते हैं कि आप ट्रांसफर ओरली भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? और इवन कैसे कर सकते हो? राइटिंग में। अगर कैसी प्रॉपर्टी थी तो ओरली भी कर सकते हो, और मतलब राइटिंग में करो ये जरूरी, ओरली भी किया जा सकता है। लेकिन अगर कैसी प्रॉपर्टी थी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू कितनी थी, तो उसका स्टाम्प पेपर पर ट्रांसफर होना जरूरी है, एंड उसका क्या करवाया जाएगा? रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना जरूरी है। तो इस लिंक में आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा? रजिस्ट्रेशन है। फिर क्या पढ़ेंगे अपन? और जब आप सेकंड ग्रुप में आओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा टोपा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसा कुछ भी जिसमें हमारा लीगल टाइटल है, लीगल राइट हो। ऐसा कुछ भी जिसमें हमारा क्या है? लीगल टाइटल है, लीगल राइट हो, वो क्या कहलाती है? हमारी प्रॉपर्टी, है ना। फिर ऑनरशिप, वो व्यक्ति जिसके पास क्या होती है? ऑनरशिप, वो व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी की क्या होती है? उसे प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। उसे प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है? तो ऑनरशिप प्रोवाइड्स बंडल ऑफ राइट्स, बंच ऑफ राइट्स, ग्रुप ऑफ राइट्स, ऑल द राइट्स इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग ऑनरशिप इन दी प्रॉपर्टी। तो जिसके पास क्या है? ऑनरशिप है, उसी के पास सारे राइट्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी कितने तरह की हो गई? कौन कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी क्या थी? जिसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करने से उसकी क्वालिटी को नुकसान नहीं पहुंचता। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या थी? पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, और जबरदस्ती अगर किया तो क्वालिटी को क्या पहुंचेगा? नुकसान। ठीक है। फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब क्या था? लीगल राइट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना, इस ट्रांसफर कहलाता है। तो ये सब काइंड ऑफ ट्रांसफर होते हैं। हम क्या करें? गिफ्ट या सेल, लीज, एक्सचेंज, मॉर्गेज, चार्ज, इन सब में प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। इन सब में प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। इसे मोड ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसफर नहीं। ठीक है। अब हमें जो एक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमें कौन सा सेक्शन दिया है? 17, जो कि ये बताता है कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है? कंपलसरी। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? तो सेक्शन 17 में 5 तरह के डॉक्यूमेंट बताए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी। तो अगर हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट हमने एग्जीक्यूट किया उसका क्या करवाएंगे? रजिस्ट्रेशन। पहला है सेक्शन 17 एक ए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? फिर ट्रांसफर कौन से वाला हो? तो उस गिफ्ट के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया उस इंस्ट्रूमेंट का क्या करवाएंगे? गिफ्ट मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर करना विदाउट कंसिडर। गिफ्ट में क्या ट्रांसफर होती है? वो भी बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं? टेस्टामेंट्री और टेस्टामेंट्री मतलब ट्रांसफर बाय, नॉन टेस्टामेंट्री मतलब ट्रांसफर अदर देन विल। टेस्टामेंट्री को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटरवाइवस, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांसफर बिटवीन टू, मतलब ट्रांसफर की डेट पर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी अगर दोनों जिंदा हैं तो वो इंटरवाइवस ट्रांसफर होता है। क्या होता है वो? इंटरवाइवस ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर बिटवीन टू, मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों ही क्या है? जिंदा है। कौन सी डेट पर? ट्रांसफर की डेट पर, तो वो इंटरवाइवस हो जाएगा। और अगर दोनों में से दोनों जिंदा या कोई एक जिंदा नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉन इंटरवाइवस हो जाएगा, जिसे वसीयत के द्वारा ट्रांसफर कहा जाता है। जब हम वसीयत से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती है, टेस्टेटर की डेथ के बाद होती है। जब हम अदर देन विल ट्रांसफर करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट इमीडिएटली ऑपरेटिव होता है, इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है।
तो 17(1)(a हमें इतनी ही चीज बोलता है क्या, कि हमारे पास क्या है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका हम क्या दें, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या दे रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का हमें क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट 17(1)(d क्या बोलता है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। बोलो बच्चों क्या बोलता है वो, नॉन टेस्टामेंट्री मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल। अब वो इंस्ट्रूमेंट कर क्या रहा है, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश। क्या कर रहा है, वापस से बोलो, क्रिएट, वेरी गुड। किस चीज को, किसी भी राइट को, टाइटल को, इंटरेस्ट, चाहे वो इंटरेस्ट वेस्टेड हो, चाहे बट किससे रिलेटेड हो, जिसकी वैल्यू, तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट जिससे आप ये सारी हरकतें कर रहे हो उसका क्या करवाना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी। तो पहली चीज तो इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, अगर टेस्टामेंट्री मतलब क्या था, तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है ना। फिर उससे कर क्या रहे हैं हम, क्रिएट, किस चीज को, किसी भी, चाहे वो बट किससे रिलेटेड हो, तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाएगा, कंपलसरी। अब ये जो वर्ड्स दिए हैं कौन कौन से, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश, ये एक ही चीज बताते हैं। क्या चीज बताते हैं, कि लीगल राइट एक पर्सन से दूसरे के पास जाना चाहिए। क्या होना जरूरी है बेटा, लीगल राइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना जरूरी होता है। ठीक है। फिर आगे सेक्शन 17 बोलता है कि अगेन कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये भी किस पे नहीं लगेगा, विल पर नहीं लगेगा। और वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कहां मेंशन किया है, 17(1)(b में, मतलब वो क्या कर रहा है, क्रिएट, लिमिट, डिक्लेयर, असाइन, एक्सटिंग्विश एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट वेदर वेस्टेड और कॉन्टिजेंट इन एनी हैविंग वैल्यू 100 रुपीज और मोर। तो उसके ट्रांसफर का एक, हाँ ट्रांसफर का जो पेमेंट, रिसीट या पेमेंट हुआ, उसके ट्रांसफर का क्या हुआ है, जो उसका क्या देते हैं, जो उस एक्नॉलेजमेंट का भी रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, कंपलसरी, है ना। फिर कोर्ट की क्या होती है, या आर्बिट्रेटर का क्या होता है, जो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, भले वो किससे रिलेटेड हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले उसकी वैल्यू कितनी हो, तो भी कोर्ट की क्या होती है, जो ये आर्बिट्रेटर का क्या होता है, जो इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी। लेकिन अगर किसी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से हम कोर्ट के डिक्री को, ऑर्डर को या आर्बिट्रेटर के अवार्ड को क्या करते हैं, असाइन या ट्रांसफर क्या करते हैं बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। जैसे शर्मा जी के दो लोटे थे, कौन कौन, अब एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी ऑनरशिप को लेकर प्यारे मोहन लड़ लिए, तो डिस्प्यूट सॉल्व करने किसके पास गए, कोर्ट ने बोल दिया प्रॉपर्टी किसकी है, एंड क्या आई, क्या इस डिक्री के कारण प्यारे के फेवर में राइट डिक्लेयर किया कोर्ट ने, हां, बट फिर भी इस डिक्री का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है क्या, लेकिन प्यारे इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, किसको, वर्मा जी परचेस करना चाहते हैं प्यारे से वो हाउस प्रॉपर्टी। अब प्यारे की ऑनरशिप का प्रूफ क्या होता है, नॉर्मली रजिस्ट्री, बट यहां प्रूफ क्या है, डिक्री है, जो कोर्ट की डिक्री थी। तो फिर एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा वर्मा जी और किसके बीच में, प्यारे के बीच में, जिसमें प्यारे उस डिक्री को क्या कर देगा, ट्रांसफर और असाइन, जिसमें प्यारे ये लिख कर देगा कि उस डिक्री के कारण मेरे फेवर में जो भी राइट्स थे वो सारे राइट्स मैं असाइन कर रहा हूं, किसके फेवर में, वर्मा जी के फेवर में। एंड वो डिक्री किससे रिलेटेड है, जिसकी वैल्यू कितनी है। तो यही कहा गया है क्या, कि अगर कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर का आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, लेकिन कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर या कोर्ट के अवार्ड को, आर्बिट्रेटर के अवार्ड को हम क्या करते हैं, असाइन, और उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपया उससे, तो वो जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिससे असाइनमेंट किया जा रहा है, वापस से बोलो, वो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, अगेन नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है ना, तो वो क्या करता है, ट्रांसफर या असाइन, किसको, डिक्री ऑफ कोर्ट या, हाँ, और वो डिक्री या अवार्ड रिलेटेड है किससे, ये तो ऊपर वाले का ही रिप्रोडक्शन है। फिर टोपा का सेक्शन 107 और रजिस्ट्रेशन एक्ट का 17(1) ये बताता है कि दो तरह की लीज का रजिस्ट्रेशन क्या, तीन तरह की लीज का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी। टोपा का सेक्शन 107 और यह बताता है कि तीन तरह की लीज का रजिस्ट्रेशन
पहला एक्सीडिंग 1 ईयर मतलब एसी लीज जिसका ड्यूरेशन, दूसरा एसी लीज जो ईयर टू ईयर क्या था कि जब स्टार्ट हुई तब कितने साल की है, 1 साल, 1 साल बाद वो खत्म नहीं होगी, उससे फिर रिन्यू कर देंगे कितने साल के लिए, ऐसे हर साल उसे रिन्यू करते जाएंगे जब तक कि लीज खत्म करने का नोटिस ना आए, और वो नोटिस कितने महीने पहले आए, 6 महीने, तब तक इंप्लाइड रहेगा कि लीज क्या हो जाएगी, रिन्यू। फिर क्या था, लीज रिजर्विंग ईयरली रेंट, लीज रिजर्विंग ईयरली रेंट मतलब हाँ कि ड्यूरेशन कितना ही क्यों ना हो उसमें जो रेंट मिल रहा है वो कितने साल का है, 1 साल का, ड्यूरेशन कितना ही क्यों ना हो उसमें क्या मिल रहा है जो वो कितने साल का है, 1 साल का, रिजर्विंग ईयरली रेंट। तो इन तीन में से अगर किसी भी कैटेगरी में आपकी लीज आ रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाता है, कंपलसरी। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड टोपा के 107 के अकॉर्डिंगली। समझ में आया। फिर गिफ्ट के रिलेशनशिप में हमें एक केस लॉ दिया था, कल्याण सुंदरम पिल्ले वर्सेस करुप्पा मुपनार का, याद आया। चले, तो शर्मा जी ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी, किसको, शर्मा जी प्रॉपर्टी के क्या हैं, ऑनरशिप के कारण बंडल ऑफ राइट्स मिलते हैं, और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का क्या होता है वो उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके से डील कर सकता है, तो उन्होंने वो ऑनरशिप क्या कर दी, शर्मा जी ने किसको ट्रांसफर कर दी, वर्मा जी बिकम्स ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये समझ में आया। अब शर्मा जी ऑनर थे, इसका प्रूफ क्या था, रजिस्ट्री, जो रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टी के पास था उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि ऑनर कौन है, लेकिन शर्मा जी ने क्या ट्रांसफर कर दी, ऑनरशिप किसको, वर्मा जी क्या बन गए, तो वर्मा जी को रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टी के पास जाकर रिकॉर्ड चेंज करवाना पड़ेगा। तो वर्मा जी क्या करेंगे, किसको, आरोपी को क्या बताएंगे कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो वो ऑनर की लिस्ट में से किसका नाम हटाएगा, किसका लिख देगा, किसका लिख देगा, देन वर्मा जी क्या बन जाएंगे, लीगल ऑनर, क्या बन जाएंगे, लीगल ऑनर बन जाएंगे, क्योंकि उनके नाम से क्या हो चुकी है, रजिस्ट्री। अब सपोज वर्मा जी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वर्मा जी ने क्या नहीं करवाया, किसका, प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी स्टिल रजिस्टर्ड है किसके नाम से, शर्मा जी जो कौन है, डोनर, जो उनकी प्रॉपर्टी दे चुके सनम, किसको, डोनी को, डोनी कौन है यहां, वर्मा जी, वर्मा जी को दे दी हमने प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी हमारी, लेकिन डोनर रिवोक करना चाहता है गिफ्ट को, रिवोक करना चाहता है मतलब वापस लेना चाहता है, क्यों, क्योंकि गिफ्ट कैसा है, या डोनर की क्या हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है, तो हम गिफ्ट को क्या करना चाहते हैं, कैंसिल, क्या करना चाहते हैं, तो क्या लीगली पॉसिबल है ये, नहीं। तो कल्याण सुंदरम के केस में कोर्ट का यही कहना था, किसके केस में, वर्सेस करुप्पा के केस में कोर्ट ने यही कहा था कि डोनर जब वॉलंटरली क्या दे देता है, किसको, डोनियों से क्या कर लेता है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है डोनर से, अब डोनर के पास कोई पावर, किसी तरह का कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी के रिलेशनशिप में, भले ही प्रॉपर्टी का अभी तक क्या नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन। समझ में आया। तो ये हमने सेक्शन 17 पढ़ लिया है ना। फिर इसमें एक पॉइंट रह गया है कि अगर बच्चे को हम क्या करते हैं, एडॉप्ट, तो बच्चे को एडॉप्ट करने के रिलेशनशिप में जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए हैं उनका भी क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 18 क्या बताता है, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो सेक्शन 17 आया तो 18 तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। पहला क्या, विल मतलब नालायको टेस्टामेंट्री, विल मतलब क्या, तो ऊपर के जितने भी पॉइंट्स सब नॉन टेस्टामेंट्री के थे। फिर अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से कम हो, फिर अगर वो एक्नॉलेजमेंट देता है और वैल्यू कितने से कम है, 100 रुपए से कम है ना। फिर क्या, कोर्ट की डिक्री ऑर्डर उसको असाइन करने वाला इंस्ट्रूमेंट, बट अगर उसकी वैल्यू कितने से कम है ना, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। फिर क्या है, लीज कौन सी प्रॉपर्टी की, जो 107 और 17 के अंदर नहीं आ रही है उनका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है। और लास्ट कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का तो रजिस्ट्रेशन वैसे भी जरूरी होता ही नहीं। पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, क्या समझ में आया इससे, कितने टाइम में क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन कितने महीने में कराते हैं, कब से, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन कहां हुआ है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन के बाद जब वो डॉक्यूमेंट कहां आएगा, आने से 4 महीने में आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। ये समझ में आया। फिर क्या दिया बेटा, हाँ, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब क्या,
रजिस्ट्रेशन कहां करवाया जाएगा, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं, सिविल में भी पढ़ लिया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में तो प्रॉपर्टी वहीं रजिस्टर्ड होती है जहां पर प्रॉपर्टी, और अगर कोर्ट एक से ज्यादा कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रही है तो भी वहीं पर जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, भले स्मॉलर पोर्शन सिचुएटेड था बट होगा तो वहीं जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और किसी दूसरी जगह नहीं। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। फिर बोल दिया है कि हम इंडिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, और किसी भी कोने में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहां आप रहते हो वहीं पर क्या खरीदोगे, प्रॉपर्टी। बट हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाने आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां पर क्या सिचुएटेड थी प्रॉपर्टी, या उसका क्या सिचुएटेड था, स्मॉल पोर्शन। नेक्स्ट सेक्शन 32 क्या कह रहा है, सेक्शन 32 कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है। तो पहला दिया है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर मतलब जिसने डॉक्यूमेंट पर क्या मारे थे, साइन, वो करवा सकता है, या वो व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट में क्लेम रखता है वो करवा सकता है, या उनका बट एजेंट के पास क्या हो, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होने के लिए जरूरी है कि वो रजिस्ट्रार के सामने एग्जीक्यूट की गई हो, प्रिंसिपल के द्वारा। कौन से रजिस्ट्रार के सामने, बोले जहां प्रिंसिपल रहता है, जहां पर प्रिंसिपल उस एरिया का जो रजिस्ट्रार है उसके सामने हमने क्या किया हो, एग्जीक्यूट किया हो, एंड फिर रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर क्या मारे हो, साइन, अपना प्रूफ देने के पर्पज से साइन मार दिए। समझ में आया। अब अगर सेक्शन 32 में जो व्यक्ति बताए हैं उनके अलावा अगर कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर जाता है तो वैसे तो रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है कि वो एनओ मना कर दे, नहीं करे रजिस्ट्रेशन। बट अगर गलती से उससे क्या हो गई और उसने क्या कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन कैसा है, वॉइड, और आपको क्या करवाना पड़ेगा, कौन से सेक्शन में, 23A। तो ओरिजिनली डॉक्यूमेंट उन व्यक्तियों के द्वारा प्रेजेंट नहीं किया जो 32 में दिए थे, फिर भी रजिस्ट्रार ने गलती से क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन, तो वो रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका है, इनऑपरेटिव हो चुका, वाइड हो चुका है, एंड फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा, फिर से रजिस्ट्रेशन, क्या करवाना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन, फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। नेक्स्ट क्या है, तो जो टेस्टेटर है, टेस्टेटर मतलब जो क्या लिख रहा है, वसीयत, या उसकी वसीयत की कॉपी को ले जाकर रजिस्ट्रार के पास जमा कर सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है ना। तो इसके लिए एक सील्ड कवर एनवेलप लेना पड़ेगा, उस पर क्या करना पड़ेगा, मतलब बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखेंगे अपना, और नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, ये विल, और किसको दे देंगे, रजिस्ट्रार बुक नंबर 5 में उसकी एंट्री करेगा, और सारी चीजें लिखने के बाद क्या क्या लिख देगा, डे, टाइम, मंथ, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, और फायर प्रूफ बॉक्स के अंदर रख देगा, और आपको क्या दे देगा, उसकी रिसिप्ट। ठीक है, चले। फिर एक ही इंस्ट्रूमेंट के रिलेशन, एक ही प्रॉपर्टी के रिलेशनशिप में हमारे पास क्या हो सकती है, 3 तरह की सिचुएशन। मतलब एक प्रॉपर्टी को 2 या ज्यादा व्यक्तियों ने ट्रांसफर कर दिया है, एक प्रॉपर्टी को अलग अलग व्यक्तियों के फेवर में, या एक ही व्यक्ति ने 2 या ज्यादा व्यक्तियों के फेवर में प्रॉपर्टी का क्या कर दिया है, ट्रांसफर, एक ही व्यक्ति ने क्या किया है। तो फिर किस व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी एक से ज्यादा व्यक्तियों के फेवर में ट्रांसफर हो गई है, तो किस व्यक्ति को क्या दी जाएगी, प्रॉपर्टी दी जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें अपन। पहला है सेक्शन कौन सा, 47, कि एक पर्सन ने एक ही प्रॉपर्टी को 2 या ज्यादा व्यक्तियों के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, और दोनों ने उसका क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन। फिर 50 क्या बोलता है कि एक ही पर्सन ने एक ही प्रॉपर्टी 2 या ज्यादा को ट्रांसफर कर दी, एक ने क्या करवा लिया, दूसरा क्या है, तीसरा क्या बोलता है, एक ही पर्सन ने एक ही प्रॉपर्टी 2 या ज्यादा व्यक्तियों को दे दी, उसमें से एक क्या है, दूसरा कैसा ट्रांजैक्शन है, तो कौन प्रिवेल करेगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन कौन सा देख रहे हैं, 47, है ना। कौन सा सेक्शन देख रहे हैं अपन, कि अगर एक ही प्रॉपर्टी के रिलेशनशिप में 2 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, एक ही प्रॉपर्टी के रिलेशनशिप में क्या है, तो उनमें से किसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो हमने पढ़ा था रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेटिव होता है कब से, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से नहीं। तो जिसका एग्जीक्यूशन पहले हुआ था उसे क्या मिलेगी, प्रायोरिटी, भले उसने रजिस्ट्रेशन बाद में करा। इसमें केस देखा था केजी नाथन वर्सेस एसपी मारुति राव। तो शर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी, कौन सी तारीख को, और सेम प्रॉपर्टी पे शर्मा जी ने चोपड़ा जी को भी सेल कर दी, कौन सी तारीख को,
चोपड़ा जी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वर्मा जी ने करवाया। क्या एक ही प्रॉपर्टी के लिए दो ट्रांसफर हुए हैं? एक किसके फेवर में? कौन सी डेट को? रजिस्टर्ड कब हुआ? दूसरा किसके फेवर में? कौन सी डेट को? रजिस्टर्ड कब हुआ? तो हालांकि जो पहले एग्जीक्यूट हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है, बट रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में करा सकते हैं हम? तो भी वो 18 मई को जो रजिस्टर्ड हुआ वो ऑपरेटिव कब से है? 10 से। और ये ऑपरेटिव कब से है? तो जब ये 10 मार्च मतलब पहले ही ऑपरेटिव हो चुका है, तो प्रॉपर्टी में राइट किसको मिलेगा? वर्मा जी। समझ में आया ये? फिर शर्मा जी ने हाउस प्रॉपर्टी सेल करी, किसको? कौन सी डेट को? वर्मा जी ने क्या नहीं कराया अभी तक? फिर उन्होंने वही प्रॉपर्टी किसको बेच दी? चोपड़ा जी को। कौन सी तारीख को? और उन्होंने क्या करवा लिया? अब एक ही प्रॉपर्टी के लिए दो ट्रांजैक्शन हैं, एक वर्मा जी और दूसरा चोपड़ा। वर्मा जी वाला रजिस्टर्ड, चोपड़ा जी वाला। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमेशा प्रिवेल करता है किस पर? अनरजिस्टर्ड पर। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड वाला अनरजिस्टर्ड इसलिए था क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी, तो फिर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के बेसिस पर देखेंगे। जैसे चोपड़ा जी ने प्रॉपर्टी लीज पर दे दी, किसको? भल्ला जी को। कौन सी तारीख को? कितने महीने के लिए? अब 11 महीने का है तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है क्या? इसलिए ये कैसा है? अनरजिस्टर्ड। फिर चोपड़ा जी ने वही प्रॉपर्टी बेच दी, किसको? कौन सी तारीख को? और गुप्ता जी ने क्या करवा लिया? अब गुप्ता जी का रजिस्टर्ड है और भल्ला जी का रजिस्टर्ड, लेकिन भल्ला जी का इसलिए रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं था। तो फिर हम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन किसके पहले की है? भल्ला जी की है ना, तो किसको राइट मिलेगा? भल्ला जी। ये समझ में आ गया? तो 47 बोलता है कि कितने डॉक्यूमेंट है, तो प्रायोरिटी किसके बेसिस पर होगी? 48 बोलता है एक क्या था और दूसरा, तो रजिस्टर्ड प्रिवेल करेगा अनरजिस्टर्ड पर। बट अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रिवेल करेगी। और अगर एक ओरल था और दूसरा क्या था, तो रजिस्टर्ड हमेशा। लेकिन अगर ओरल ट्रांजेक्शन किसी लॉ के द्वारा क्या था? परमिटेड, तो फिर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन देखी जाएगी, बट प्रेजेंशन मिलना चाहिए ओरल ट्रांजेक्शन के साथ। हाँ, एग्जीक्यूशन जिसके पहले की वो देखना है। सेम डेट पर एग्जीक्यूशन हुआ तो दोनों डॉक्यूमेंट वॉइड हो जाएंगे। फिर कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट डिसाइड करेगा। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कंपलसरी। सेक्शन कौन सा है? 49 ये बताता है इन डॉक्यूमेंट का अगर आपने क्या नहीं करवाया तो हमें बुरा लग जाएगा, और अगर हमें, तो हमें बुरा लगने का इफेक्ट ये होगा। पहला, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो डॉक्यूमेंट था ना, वो उससे अफेक्ट मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरा, वो अडॉप्ट करने के रिलेशनशिप में था तो अडॉप्टेशन भी वैलिड नहीं माना जाएगा, ना ही उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को काय के रूप में लेंगे? एविडेंस, जब तक कि वो क्या ना हो जाए? रजिस्टर। फिर अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट था टोपा के सेक्शन 53A के अकॉर्डिंगली, बोलो काय का ट्रांजेक्शन था अगर? हाँ, किसके अकॉर्डिंगली? टोपा के। तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले में अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में ले सकते हैं। ये हो गया हमारा केजे नाथन वाला केस, बता दिया मैंने, जल्दी बोलो। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ड्यूटीज एंड पावर दिए, 5 तरह की बुक्स रखते हैं। ये 4 तरह की बुक्स तो रजिस्ट्रार भी रखेगा और सब रजिस्ट्रार भी, बट बुक नंबर 5 केवल कौन रखता है? रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार नहीं। और जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप लेकर जाओगे तो वो रिलेवेंट बुक में आपके नाम की क्या कर देगा? एंट्री। क्लियर हुआ ये? अगर उसने गलत बुक में एंट्री की है तो भी रजिस्ट्रेशन वॉइड नहीं है, बट आपकी ड्यूटी बनती है कि उसे इंटीमेट कर दो कि भाई तेरी बुक सुधार ले। रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन करने से मना किया है तो हम क्या कर देंगे? अपील। किसके पास? सिविल कोर्ट के पास। और सब रजिस्ट्रार अगर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रहा तो किसके पास जाएंगे? कर लोगे तो खत्म। डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज मैं खत्म करता हूं।